नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिस तरह टूट रही है, उसके बाद जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह का हाथ है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और उसका आधार भी है, थोड़ा आधार नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस ढंग से शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने अपने से दूर होने वाले गुट पर कानूनी कार्रवाई की थी या निलंबन वगैरह की एक्शन की थी, कार्रवाई की थी, ऐसा कुछ भी ममता दीदी ने नहीं किया है। ना अपने टूटने वाले एमएलए के गुट को या संसद के गुट को ममता दीदी ने धमकाया तक नहीं है। चुपचाप आप पर खड़े हो जाओ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें टूटने वाले गुट से जोर शोर से चल रही है, लेकिन ममता दीदी के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम सुन रहे कि जो संसद में टूटने वाला ग्रुप है काकोली घोष के नेतृत्व में, उन लोगों को सोमवार की अपॉइंटमेंट दी है लोकसभा के अध्यक्ष ने, ओम बिरला ने। तो उनको मिलने वाले हैं एक एक करके। दिल्ली में ये टूटने वाले गुट के एमपी इकट्ठा हो रहे हैं, सांसद। लेकिन इसके पीछे क्या क्या षड्यंत्र है, क्या प्लान है, क्या गेम है, ये ना बीजेपी की तरफ से, ना ममता की तरफ से या मीडिया की तरफ से इसका कोई भी प्लान क्या है। ये अलग पार्टी बनाना चाहते या पूरी पार्टी कब्जा करना चाहते, हाईजैक करना चाहते, क्या है प्लान? लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अब बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी परेशान है कि क्या हो रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बात छोड़ो, लेकिन ममता दीदी की पार्टी का भविष्य क्या है, इससे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, राजनीति का अध्ययन करने वाले अचंभित है। उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, एकनाथ शिंदे 40 एमएलए लेकर असम गुवाहाटी चले गए थे। अजीत दादा ने तो वो भी नहीं किया, वो 40 एमएलए लेकर सीधे राजभवन पहुंच गए। फिर मामला चुनाव आयोग में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर विधानसभा के अध्यक्ष के पास गया। लेकिन जिस ढंग से, जिस मोडस ऑपरेंडी या जिस तरीके से महाराष्ट्र में दो पार्टियां तोड़ी गई, उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से घटनाएं नहीं होते हुए दिखा रहे। जिस ढंग से उद्धव ठाकरे प्रक्षुब्ध हुए थे, शरद पवार ने कुछ किया था, ऐसा कुछ भी ममता दीदी नहीं कर रही है। और जो टूटने वाला बागी गुट है, उसकी तरफ से भी कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। तो हो क्या रहा है और इसका रचयिता कौन है, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? अब एक बात होती है कि ऐसा कुछ भी यहां वहां हो गया तो उसका ठीकरा आजकल अमित शाह के सर पर फोड़ा जाता है, क्योंकि बीजेपी का चाणक्य यही अमित शाह की पहचान हो गई है। और इसलिए पार्टियां तोड़ना, एमएलए तोड़ना, ऑपरेशन लोटस करना वगैरह वगैरह, दूसरी पार्टियां तोड़कर बीजेपी की ताकत बढ़ाना, सरकारें बदलना, ये सब काम अमित शाह करते हैं। ये अभी गृहित है, ये हमारा पूर्वाग्रह है। लेकिन जब ऐसा होता है तब क्या होगा, आगे क्या होगा? आपको याद है जब एकनाथ शिंदे टूटे थे, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित, संविधान के जानकार जो होते होते हैं, वो भी बोल रहे थे उनको ऐसा अलग पार्टी बनाना मुश्किल है, उनको दूसरे किसी पार्टी में विलय करना पड़ेगा। या तो बच्चू कडू की पार्टी जो छोटी है, प्रहार पार्टी, या तो राज ठाकरे की मनसे है, उसमें एकनाथ शिंदे के गुट को विलय करना पड़ेगा, या तो बीजेपी में जाना पड़ेगा। और ये सब
संविधान के जानकार नहीं बोल रहे थे, कानून के जानकार नहीं बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे के लॉयलिस्ट जो कुछ एमपी थे, अरविंद सावंत वगैरह, वो भी यही बात दोहराते थे कि ये ऐसा घुट करके अलग पार्टी बना के संसद में, हाउस में नहीं बैठ सकते, उनको किसी ना किसी पार्टी में विसर्जित होना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। एकनाथ शिंदे के बारे में हुआ, ना अजीत दादा के बारे में हुआ। दोनों ने ओरिजिनल पार्टी ही हम है ऐसा दावा किया, और आज तक वो माना गया है, उनको पार्टी का नाम मिला है, पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला है, उनको ही ओरिजिनल पार्टी माना गया है। और उद्धव को और शरद पवार को नए नाम से पॉलिटिक्स चलानी पड़ रही। लेकिन जो घटनाएं उस समय हुई थी वो यहां दोहराते हुए नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। अभी भी ममता जो एक्शन करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। इसका मतलब साफ है कि गड़बड़ कुछ है, और वो कानून के जानकार है, वो भी समझ रहे, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। जो 10th शेड्यूल में, 10वें शेड्यूल में, परिशिष्ट में जो कुछ है, डिफेक्शन लॉ, उसके तहत आप 2/3 सदस्य अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको दूसरे किसी पार्टी में विलय करना पड़ेगा। अब बात यह कि 2/3 सांसद या विधायक बागी हो गए, लेकिन ममता के पास अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय करने का भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और इसलिए एक बात समझनी पड़ेगी कि जिन्होंने एक प्लान बनाया था और उसके तहत महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ने जो बगावत की थी, उसका पूरा लीगल प्लान था। अगर बगावत हो गई तो 2/3 को विलय तो नहीं करना है, पूरी पार्टी ही हाईजैक करनी है, ये तो प्लान था। और कोई उस वक्त ताड़ नहीं पाया, ना समझ पाया, ना किसी को अंदेशा था कि शिंदे या अजीत अजीत दादा अपनी अपनी पार्टियां हाईजैक करना चाहते हैं और लीगल तौर पर उनकी बात सच निकले, इसके लिए कोई लीगल प्लान पहले से किया गया था। सामने वाला उद्धव ठाकरे या शरद पवार जो पार्टी के प्रमुख थे, वो क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, इसका पूरा अध्ययन करके उस पर काट निकालकर ये बगावत अमल में लाई गई थी। लेकिन इस वक्त अगर उसी तरीके से कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है, ये सब करने वाले जो धुरंधर है वो अमित शाह नहीं है। पिछली बार भी शिंदे या पवार के बाद मामले में अमित शाह का प्लान होगा, लेकिन वो प्लान लीगली सक्सेसफुल करने वाला धुरंधर कोई और था। धुरंधर का मतलब क्या होता है? जो आपके खेमे में है लेकिन कौन है ये आपको पता नहीं होता। धुरंधर फिल्म की स्टोरी क्या है कि धुरंधर पाकिस्तान के खेमे में था, पाकिस्तान के एक माफिया टोले में था, लेकिन वो इंडिया का एजेंट है, वो ना माफिया को पता था ना पाकिस्तान के आईएसआई को पता था, और इसलिए उसे धुरंधर बोलते हैं। जो आपके आसपास है, आपसे दगा करने वाला है, आपके खिलाफ कुछ करने वाला है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, आप उसको पहचान नहीं पाते, वो धुरंधर होता है। तो आज अगर ममता दीदी की पार्टी में टूटन हो रही है, ब्रेकिंग हो रहा है, तो उसका लीगल स्टेटस क्या है? क्या ममता दीदी की पार्टी टूट गई है? ऐसा नहीं बोल सकते। क्या ममता दीदी अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय करने वाली है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या ममता दीदी लीगली अपनी पार्टी का विलय कर सकती है? इस पर भी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो इसका प्लान क्या है और इसकी लीगैलिटी क्या है, कानूनी व्यवस्था क्या है? इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा कानूनी दिमाग लगा हुआ है।
और ऐसा दिमाग है, ये ये ऐसा प्लानिंग करने वाला, गेम करने वाला दिमाग ऐसा है कि वो पूरी तरीके से जानता है कि ऐसा कुछ होने लगा तो सामने वाले खिलाड़ी कौन है, ममता को बचाने के लिए कौन से वकील खड़े होंगे, कौन से वकीली दिमाग ममता की बचाव में आएंगे, ये सामने वालों को बिल्कुल मालूम है। उनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, या जो उनका वकीली टोला है वो ममता के बचाव में आ जाएगा। और अगर सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े हो जाते तो वो कैसे सोचते हैं, इसका पूरा गणित कागज पर लिखकर उसकी काट पहले से निकाली गई है। कपिल सिब्बल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, युक्तिवाद करेंगे तो क्या करेंगे, कौन से मुद्दे लेकर अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे मामले में जब एमपी टूट रहे, एमएलए टूट रहे, ऐसे में क्या लीगल रास्ता निकाला जा सकता है, और ये रास्ता ढूंढने वाले कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी किस ढंग से सोचते हैं, ये सोचकर उसका काट निकालना जरूरी है। और वो काट अगर एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार के बारे में निकाला गया था तो उस वक्त हमें ढूंढना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे या अजीत दादा के लिए कौन सा वकील कोर्ट में खड़ा हुआ था। आपको याद होगा, नाम याद है, जिनकी चर्चा कम होती है, जो वकील खबरों में कम रहते, हर दिन कोर्ट में जाकर खड़े हो गए और आर्गुमेंट शुरू कर दिया, ऐसे वो वकील नहीं है। एक का नाम है रोहड़गी और दूसरे का नाम है हरीश साल्वे, बड़े नाम है, लेकिन हर दिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी ना किसी जज के बेंच के सामने खड़े होकर कटोरा लेकर याचिका लेकर आ जाते हैं, ऐसे वो दोनों नहीं है। लेकिन बड़ा शातिर दिमाग इन दोनों के पास है, एक का नाम रोहड़गी है और दूसरे का नाम हरीश साल्वे। इन्हीं दोनों वकीलों ने शिंदे और पवार के मैटर में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को उनकी औकात दिखाई थी, और दोनों बार बार भिड़े चुनाव आयोग के सामने, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष जो है राहुल नार्वेकर उनके सामने, या सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, इन दोनों को धूल चटाइए, उन दोनों वकीलों का नाम रोहटगी है और सतीश हरीश साल्वे है। तो चर्चा बहुत सारी हो रही है, लेकिन मुझे गारंटी है जब इस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के एमपी और विधायकों को अलग किया गया है, नया गुट उनका बनाया गया है, और वो जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस है, हमने तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ी है, यहां तक कि हमने ममता दीदी को भी नहीं छोड़ा है, ममता दीदी हमारा मार्गदर्शन करे लेकिन अभिषेक बैनर्जी नहीं चलेगा, ये जो भाषा है, इस भाषा को अगर हम एकनाथ शिंदे और अजीत दादा की भाषा से कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि पहले वकीलों से पूरा सलाह मशवरा करके तृणमूल के टुकड़े करने का गेम खेला गया है, और कौन से प्रावधान, कौन से कानून इसमें अड़चन बन सकते हैं उसका पहले से अध्ययन हुआ है। और इसलिए जो कुछ चल रहा है आज, वो एक तरीके से एक बड़ा जाल है, बड़ा जाल लगता है मुझे। उसमें फंसने के लिए ममता दीदी बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए फटाफट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। जिस ऋतुव्रत बैनर्जी जो है, उनको
विधानसभा में बागी गुट का नेता चुना गया है, अपोजिशन लीडर बनाया गया है, उसके पहले ही उसको ममता दीदी ने अपने पार्टी से निलंबित किया था, सस्पेंड किया था। फिर भी सभापति ने उनको अपोजिशन लीडर करके मान लिया है। जो कुछ लोकसभा में होने वाला है वो तो हमको सोमवार के बाद पता चलेगा, लेकिन बार बार ये सारे लोग, जो सांसद है वो भूपिंदर यादव के घर पे जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये जितना हमको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा लीगल कानूनी दिमाग लगा हुआ है और ये इतनी आसानी से मामला सेटल होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो लगता है बहुत सारे लोगों को कि तृणमूल के टूटन के पीछे जो धुरंधर है वो अमित शाह है, लेकिन मैं ही नहीं मानता अमित शाह। हाँ, अमित शाह की आइडिया होगी, लेकिन दिमाग लगा है तो दो बड़े बुद्धिमान वकीलों का लगा है, जिनका नाम रोहटगी और हरीश साल्वे है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।